नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की चुनिंदा और अनुपम कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई कहानी जीती बाजी की हार। तो शुरू करें कहानी जीती बाजी की हार। कॉलेज में 3 लड़कियां आईं। नाम थे आशा, नलिनी और मुरला। अन्य लड़कियों से दूर तीनों ने अपनी अलग ही दुनिया बना ली। फुर्सत के समय या तो तीनों पुस्तकालय में बैठी रहतीं या पढ़ी हुई पुस्तकों पर चर्चा करतीं। कवि, लेखक, उपन्यासकार सभी उनकी आलोचना का शिकार बनते, और आलोचना भी ऐसी वैसी नहीं, उसमें मौलिकता रहती थी। उनका अपना अपना दृष्टिकोण रहता था। जो सुनता दाद दिए बिना नहीं रहता। वैसे तो सभी विषयों की ओर उनकी रुचि थी, फिर भी साहित्य की ओर कुछ अधिक झुकाव था। पढ़ना लिखना और बहस करना ही इन बुद्धिजीवी लड़कियों की रुचि का मुख्य विषय रहता है। ये तीनों कितनी उदासीन थीं, इसका अनुमान उनके बिखरे बालों और कपड़ों से सहज ही लगाया जा सकता था। सिलाई, बुनाई और कढ़ाई, जो लड़कियों का अवकाश बिताने का मुख्य साधन रहा करते, कभी भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके थे। शादी, सिनेमा, कपड़ों का लेटेस्ट फैशन, जो लड़कियों की चर्चा का मुख्य विषय रहा करते थे, उनसे कोसों दूर थे। कॉलेज में कुछ लड़कियां विवाहित भी थीं। वे सदैव अपने अपने पतियों की रुचि अरुचि का बखान करती रहतीं और ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह उनके विचारों को ही उगला करती थीं। ऐसी लड़कियों पर इन तीनों को बेहद तरस आता था। ऐसा तरस जिसमें उनके प्रति सहानुभूति की अपेक्षा अपने अहम की भावना ही अधिक रहती थी। एक पढ़ी लिखी लड़की किस प्रकार अपने विचारों और व्यक्तित्व को शून्य में बदलकर इस प्रकार पति के रंग में रंग सकती है, ये बात इन बुद्धिजीवी और अपने ही व्यक्तित्व के भार से दबी लड़कियों के लिए कल्पनातीत थी। अन्य लड़कियों के हीनता की भावना से भरे जीवन पर सदा ही ये तरस खाया करतीं। शायद शिक्षा का ऐसा दुरुपयोग उन्हें तरस खाने को मजबूर कर देता था। पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। कॉलेज के जीवन में ये लोग बहुत घुल मिल तो नहीं पाई, पर इन्होंने ख्याति बहुत प्राप्त कर ली। कुछ अपने असाधारण व्यक्तित्व के कारण, कुछ अपनी विद्वता के कारण। गर्मियों की छुट्टियों में तीनों घूमने चली गईं। तीनों में पत्र व्यवहार चलता रहा। पत्रों का मुख्य विषय रहता पढ़ी हुई पुस्तकों की समालोचना। छुट्टियां व्यतीत करके तीनों लौट आईं, पर इस बार आशा और मुरला ने देखा कि नलिनी कुछ बदल गई है। बात करते करते वो शून्य की ओर देखने लगती है तो देखती ही रहती है। अगर किताब खोलकर बैठती है तो बैठी ही रहती है। 1 घंटे बाद आकर भी देखो तो उसकी पृष्ठ संख्या नहीं बदलती। पढ़ने में उसकी तबीयत ही नहीं लगती। मन बस उछटा उछटा रहता है। और अंत में एक दिन उसने बताया कि उसका संबंध पक्का हो गया है और जल्दी ही उसे शादी भी करनी पड़ेगी। उसके कहने के ढंग से लग रहा था कि उसमें उत्साह की अपेक्षा विवशता अधिक है। मुरला तो मानो आसमान से गिर पड़ी। प्रश्नों की बौछार सी कर दी। सब उत्तरों का सारांश यही था कि घर का वातावरण देखते हुए वो जानती थी कि शादी उसे करनी ही पड़ेगी, और इसलिए जब उसे अपने अनुकूल पात्र नजर आया तो स्वीकृति दे दी। अपने अनुकूल पात्र के विषय में उसने बताया कि वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति हैं और सभी कुछ बस अच्छा ही है। मुरला को नलिनी का विवश भाव से ये सब मान लेना पसंद नहीं आया। वातावरण क्या खाक करेगा, अपनी इच्छा ना हो तो घर का वातावरण क्या, वो तो दुनिया को बदल दे। नलिनी बिना बीए की परीक्षा दिए ही विवाह करके चली गई। पुस्तकें सब साथ ढोकर ले गई कि पढ़ाई करके वो मार्च में परीक्षा देने जरूर आएगी। पर मार्च में उसके स्थान पर उसका एक भूला भटका सा पत्र आया कि अवकाश के अभाव में वो तैयारी नहीं कर सकी, अतः वो इस साल परीक्षा नहीं देगी। मुरला और आशा को उसके अमूल्य 1 वर्ष की बर्बादी पर बेहद दुख हुआ, और आश्चर्य भी कि ऐसी क्या समय की कमी आ पड़ी थी जो पढ़ाई नहीं कर सकी। उनके विचार से तो पढ़ाई के लिए सब काम छोड़े जा सकते थे। पूरे 1.5 वर्ष बाद नलिनी अपने 5 महीने की कन्या को लेकर आई। मुरला और आशा खबर मिलते ही उससे मिलने गईं। उस समय वो शायद कहीं बाहर जाने को तैयार खड़ी थी। वेशभूषा देखकर एक बार तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर अविश्वास करने का कोई कारण भी नहीं था। वो ऊपर से नीचे तक सजी संवरी लिपी पुती बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। नलिनी तो देखते ही दोनों से लिपट गई, पर मुरला तो आश्चर्य के मारे अपनी स्वाभाविकता को ही खो बैठी थी। वो सोच रही थी कि जिस नलिनी ने कभी भूलकर भी अच्छी साड़ी नहीं पहनी, अपने को सजाया नहीं, वही ये सजना धजना कैसे सीख गई। और शायद मनी मन वो अनुमान भी लगा रही थी कि उस समय का जो इस प्रसाधन में उसने व्यर्थ गंवाया होगा। नलिनी ने उनके हालचाल पूछे, कॉलेज के हालचाल पूछे, और फिर अपने हालचाल का ब्यौरा आरंभ किया। कितना समय वो घर संभालती है, कितना समय बच्ची पर देती है, फिर शाम को क्लब जाती है,
क्लब के जीवन पर भी उसने प्रकाश डाला। फिर बताया कि वो आजकल केवल किताबी कीड़ा ही नहीं रही, काफ़ी काम की लड़की हो गई है। उसने सिलाई सीख ली है और घर पर ही सिलाई करके काफ़ी किफ़ायत कर लेती है। घर के बाद पति का नंबर आया तो विद्यार्थियों की समस्याओं पर, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के दोषों पर, अनुशासन की कमी पर एक सदा सधाया भाषण ठोक दिया, कुछ इस भाव से मानो उसके पति नहीं वो स्वयं ही प्रोफेसर हो और रोज ही इन समस्याओं का सामना करती हो। साथ ही ये बताने में भी नहीं चूकी कि विद्यार्थियों में उसके पति कितने लोकप्रिय हैं। पति के बाद बच्ची का नंबर आया। बच्ची को गोदी में लेकर उसने उसकी अदाओं की, उसकी समझदारी की बातों का जो सिलसिला आरंभ किया तो वो यह भूल ही गई कि जरा ये भी तो देख ले कि सामने वाले भी उसमें रुचि ले रहे हैं या नहीं। परिणाम यह हुआ कि आशा और मुरला ने उकताहट भरे स्वर में कहा, अब चलेंगे, और दोनों उसे घर आने का निमंत्रण देकर चल दी। बाहर निकलते ही आशा ने कहा, मेरा घर, मेरा पति, मेरी बच्ची, मानो इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं दुनिया में। उस 5 महीने के मांस के लोथड़े में उसे जाने कहाँ की समझ और होशियारी दिखाई दे रही थी। बुरी तरह बोर कर दिया। नलिनी जैसी लड़की भी इस तरह बदल सकती है, पुस्तकों से नाता तोड़ परिवार की सीमा में बन सकती है, यह उनके लिए आश्चर्य ही नहीं, घोर दुख का कारण भी था। दोनों ने एमए का प्रथम वर्ष समाप्त किया। अब द्वितीय वर्ष की तैयारी थी। इस बार दोनों ने निश्चय किया कि वे यूनिवर्सिटी का प्रथम और द्वितीय स्थान अपने हाथों से नहीं जाने देंगी, और इसीलिए वे गर्मियों में बाहर भी नहीं गईं। पर दिवाली की छुट्टियों में आशा ने बताया कि उसे 1 सप्ताह के लिए मामा के यहाँ जाना ही है। माँ का आग्रह और मामा का मनोहार वो टाल नहीं सकती। सप्ताह भर पढ़ने लायक पुस्तकें लेकर वो मामा के यहाँ चली गई। पहुँचने के दूसरे ही दिन मामा ने उसका परिचय वहाँ के एक कवि से करवाया। साहित्यिक रुचि होने के कारण दोनों में जल्दी ही बातों का सिलसिला जम गया। आशा ने महसूस किया कि वो व्यक्ति प्रभावशाली है, प्रतिभा संपन्न है, उसकी बातों में सत्य है और कहने का ढंग ऐसा कि वो अपनी बात मनवा ही लेता है। कवि महाशय रोज संध्या को आते, घंटों बैठते, साहित्य पर लंबी लंबी बहस होती, कविता पाठ होता। उस समय आशा एक दूसरे ही लोक में होती। आशा ने महसूस किया कि वो कवि की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से करती है, देरी होने से कुछ बेचैनी सी भी महसूस करती है। साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि कवि की बातों में, उसके व्यक्तित्व में पुस्तकों की अपेक्षा कुछ अधिक आकर्षण है। वो स्वयं अपने मनोभाव में भारी परिवर्तन महसूस करने लगी। अब चाहकर भी बिखरे बालों और अस्त व्यस्त कपड़ों में कवि के सामने नहीं आ पाती। कभी उमंग में वो बालों में फूल भी लगा लिया करती थी। मामा ने लक्ष्य किया तो समझ गए कि लक्षण शुभ हैं। दोनों को काफ़ी निकट लाकर अपना उद्देश्य पूरा करके उन्होंने आशा को रवाना कर दिया। एमए की परीक्षा समाप्त करते ही आशा विवाह करके चली गई। मुरला अकेली रह गई। मुरला के जीवन में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आया था। वही घर, वही यूनिवर्सिटी, वही पुस्तकालय। फिर वो जीवन से संतुष्ट ही नहीं, पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। उसे ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता भी नहीं थी। एमए में मुरला सारी यूनिवर्सिटी में प्रथम आई। बधाइयों और प्रशंसाओं का समा बन गया। अखबारों में उसका नाम छपा। साथ ही ये भी छपा कि देश को ऐसी लड़कियों पर नाज है। कुछ युवकों ने विवाह की इच्छा भी प्रकट की, पर उसने साफ इनकार कर दिया। माँ बाप ने बहुत समझाया कि वो जिससे भी चाहे विवाह कर ले, पर उसने साफ कह दिया कि वो विवाह को बंधन समझती है, विवाह के परिणाम बच्चों को उन्नति का बाधक समझती है। सचमुच ही उसके मन में इन सब के लिए कभी लालसा नहीं जागी। अपनी प्रशंसा से उत्साहित होकर उसने विश्वविद्यालय में शोध कार्य आरंभ कर दिया। सारे समय वो पुस्तकालय में पुस्तकों में उलझी रहती। पुस्तकें ही उसका सर्वस्व थीं। 1 वर्ष में उसने अपनी थीसिस के 2 अध्याय पूरे कर लिए। आजकल वो तीसरे अध्याय की तैयारी में थी। एक दिन हाथ में पुस्तकों का ढेर संभाले वो पुस्तकालय से घर की ओर जा रही थी कि अचानक आशा का छोटा भाई मिला। उसने बताया कि सामने वाले अस्पताल में ही आशा के एक लड़का हुआ है। यूं आए तो उसे 1 महीना हो गया था, पर शर्म के मारे उसने किसी को बताया नहीं। मुरला सीधी अस्पताल में पहुंची। इतनी ढेर किताबों के साथ मुरला को देख आशा ने हंसते हुए पूछा, आओ पंडिता, और कितने मीर मार लिए? मुरला ने कहा, अरे मीर तो तुम मारो, हम क्या करेंगे। इसके बाद बहुत सी बातें हुई। मुरला ने अपनी थीसिस के बारे में एक विस्तृत वक्तृता झाड़ी तो आशा ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि उसकी पढ़ाई करीब करीब छूट ही गई थी, अब बच्चे की वजह से शायद एकदम ही छूट जाए। उसके बाद उसने बताया कि उसके पति के कितने काव्य संग्रह छप चुके हैं और कितनी कितनी प्रशंसा हुई। प्रकाशकों को कोसने से भी बाज न आई। कागज न मिलने से कितना काम रुका पड़ा है, ये भी बताया। तब उसकी नज़र पालने में पड़े बच्चे की ओर गई। उसकी आंखों से वात्सल्य टपक रहा था।
उसने कहा कि ज्योतिषी ने बताया है कि उसका बेटा बड़ा होनहार है। उस 5 दिन के बच्चे को लेकर वो जितना कुछ कह सकती थी उसने कहा। तभी मुरला को याद आया कि नलिनी की 5 महीने की बच्ची जिस आशा को मांस का लोथड़ा प्रतीत हो रही थी, उसी आशा को अपना केवल 5 दिन का बच्चा भी कितना चंचल और होनहार दिखाई दे रहा है। अंत में आशा ने कहा, अच्छा अब ये तू बता कि शादी कब कर रही है? वो सब तुम लोगों को ही मुबारक हो। शादी करके मैं अपना व्यक्तित्व तो नहीं बेच सकती, मुरला ने कहा। एक समय मैं भी ऐसा ही सोचती थी, पर अब नहीं। यदि तू शादी को व्यक्तित्व बेचना ही समझती है तो इतना मैं भी अवश्य कहूँगी कि जिस कीमत पर हम व्यक्तित्व बेचते हैं वो इतनी अवश्य होती है कि सौदा घाटे का नहीं रहता। फिर बच्चे, अब सोचती हूँ कि शायद बच्चों के बिना जीवन अधूरा ही रहता है। आशा का विभोर कथन था। मुरला ठठाकर हंस पड़ी। वाह रे अम्मा जी, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे 10-5 बच्चों की माँ हो। 5 दिन से माँ बनी है और मुझे जीवन की पूर्णता अपूर्णता समझा रही है। आशा मुस्कुराई। तू लाख बातें बघार, यह मैं शर्त बंध के कह सकती हूँ कि शादी तुझे करनी ही पड़ेगी और तू करेगी भी। अभी जरा बहुत तारीफ हो गई है ना, उसी जोश में फूली फिर रही है। ये उबाल ठंडा होते ही शादी के लिए जान निकलने लगेगी, समझी? क्यों कयामत आई है तेरी? जानती है किससे शर्त लगा रही है? ये मुरला है, मुरला, बड़ी चुनौती भरे स्वर में मुरला ने कहा। मुरला हो या चाहे कोई, इतना जानती हूँ कि जिससे शर्त लगा रही हूँ वो सब कुछ होकर भी नारी है। और नारी को एक साथी चाहिए, एक सहारा चाहिए, परिवार चाहिए और चाहिए बच्चे। उच्च से उच्च शिक्षा भी उसकी इस भावना को नहीं कुचल सकती। बड़े निर्णायक से स्वर में बोली आशा। मुरला खींच गई। क्या दकियानूसी लोगों जैसी बातें करती है। सहारा उसे चाहिए जो अपने को अबला समझे। मैं सबला हूँ, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। बच्चे को तो मैं अपनी उन्नति का बाधक समझती हूँ। अच्छा छोड़ ये बात, जीत गई तो क्या देगी? आशा ने कहा, तू जीत नहीं सकेगी मुरला, और जीत गई तो जो मांगेगी सो दूंगी, तू कुछ भी मांग लेना। इसके बाद इधर उधर की बातें करके मुरला निकली तो उसे जाने कैसा कैसा लग रहा था। कहने को तो बहुत कुछ कह आई थी, पर वो स्वयं महसूस कर रही थी कि एक अजीब सा सूनापन उसके हृदय में भर रहा है। पहली बार उसे पुस्तकों का बोझ कुछ असह्य सा प्रतीत हुआ। एक अजीब सी कल्पना उसके मस्तिष्क में दौड़ गई कि उन किताबों के स्थान पर उसके हाथ में भी आशा के बच्चे की तरह एक कोमल गुदगुदा सा बच्चा होता तो। पर दूसरे ही क्षण उसने अपनी मूर्खतापूर्ण भावना को कमजोरी कहकर अपनी बुद्धि के अंकुश से दबा दिया। घर जाकर उसने देखा कि पड़ोसी की बच्ची उसके कमरे में कागज इधर उधर कर रही है। उसने बिना मतलब उसके एक चांटा जमा दिया और हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। बच्ची इस अप्रत्याशित मार से इतनी सहम गई कि रो भी नहीं पाई और भयभीत सी भाग गई। मुरला उसे देखती रही। उसे मारकर ही उसे लग रहा था जैसे उसने आशा से शर्त जीत ली। 15 बसंतों ने आंख मिचौनी की। मुरला आज भी अविवाहित थी और शिक्षा विभाग के एक ऊंचे पद पर पहुंच गई थी। वो एक सभा का सभापतित्व करने इलाहाबाद गई कि अचानक उसकी भेंट आशा से हो गई। आशा उसे मैं सामान के अपने घर घसीट ले गई। 2 दिन मुरला उसके घर रही। उसे आशा का घर, उसके 3 बच्चे, सभी कुछ बहुत अच्छा लगा। आशा की 5 वर्ष की छोटी बच्ची 2 दिन में ही मुरला से बहुत हिलमिल गई। इन 2 दिनों में दुनिया भर की बातें हुई, पर किसी ने भी उस शर्त वाली बात को नहीं चलाया। तीसरे दिन मुरला जाने वाली थी। उस दिन आशा ने कहा, मुरला, शर्त की बात तुझे शायद याद होगी। मैं हार गई, अब तू जो भी चाहे मांग ले, मैं दूंगी। सच पूछे तो मैं अपनी इस हार में भी मुझे प्रसन्नता है। मुरला ने हंसते हुए कहा, देख हार गई ना, पर उसके स्वर में विजय का उल्लास न था। अच्छा जा छोड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आशा ने कहा, नहीं नहीं, तुझे मांगना ही होगा, जो चाहे सो मांग ले। मुरला एक क्षण को खामोश रही, फिर बोली, अच्छा मांग लूँ, इनकार तो नहीं करेगी? आशा हंसी, अरे मांग लेना, बहुत बड़ा दिल पाया है। फिर तू तो यूँ भी कुछ मांग ले तो मैं मना ना करूँ, और अभी तो हार कर बैठी हूँ, किस मुंह से मना करूँगी? मुरला ने पास बैठी हुई आशा की सबसे छोटी लड़की को पास खींचकर प्यार करते हुए कहा, तो अपनी ये बिटिया मुझे दे दे। अभी आप सुन रहे थे मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई कहानी जीती बाजी की हार। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।